Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about India-Australia relations. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, आखिर क्यों हम लोग इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पढ़ रहे हैं. तो करेंटली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज़ इज़ विजिटिंग इंडिया और उन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के जो 4th टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसका इनॉग्रेशन भी किया कल अहमदाबाद के स्टेडियम में. और उसके बाद नाउ द टू टॉप लीडर्स आर सिटिंग टुडे टू डिस्कस इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट. तो हर साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एनुअल समिट हो रही है 2020 से, जिसमें दोनों देश के से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेड या आप समझिए सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक डिसीजंस लिए जाते हैं. तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एनुअल समिट आज कंडक्ट कराई जा रही है. That will be participated or that will see the participation of the prime ministers of both countries. अब एक ध्यान देने वाली बात यह है, वैसे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट शुरू हुआ है तब से ऐसा पहली बार हो रहा है इस साल कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो एनुअल समिट है वो इन पर्सन हो रही है, क्योंकि अभी तक वो वर्चुअल फॉर्मेट में ही चल रही थी. जब से स्टार्ट हुआ तब से पैंडेमिक के कारण वर्चुअल फॉर्मेट में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एनुअल समिट चल रही थी. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी इन पर्सन India Australia annual summit that will be conducted today, that must have been conducted today by now. तो आज 10 मार्च को इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एनुअल समिट हुई होगी. उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैसले होंगे उनको हम लोग कल या आने वाले दिनों में कवर करेंगे. लेकिन आज ये अच्छा आर्टिकल आया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर. तो इस आर्टिकल की मदद से हम ज़रा देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में और अलग अलग डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ वेरी गुड आर्टिकल. इनफैक्ट कोई भी सवाल अगर आ जाए इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पे, आप इस आर्टिकल की मदद से उसका आंसर कर सकते हैं. तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्टोरिकल टाइज और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस. दोनों ही देश में वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं. वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ या जिसको हम लोग कई बार रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ये जो शब्द है वेस्टमिंस्टर स्टाइल, इट इज़ कमिंग फ्रॉम यूके. यूके के अंदर उनका जो वेस्टमिंस्टर पैलेस है वहीं पे यूके का पार्लियामेंट है. दोनों ही हाउस उनके हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स आर लोकेटेड इन वेस्टमिंस्टर पैलेस ओनली. और यूके के अंदर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूके के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है. तो इसीलिए कभी कभार पूरे दुनिया भर में जिन जिन जगहों पे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है, उन जगहों को कह दिया जाता है कि वहाँ पे वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी है. राइट, आई होप ये क्लियर है. ये जो टर्म है वेस्टमिंस्टर स्टाइल, इट इज़ कमिंग फ्रॉम यूके, उनके वेस्टमिंस्टर पैलेस से. इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो दोनों ही देश फॉलो करते हैं वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स representative democracy and parliamentary form of government. Both countries have Commonwealth traditions. Both countries were once a colony of UK and we are continuing with the Commonwealth traditions till day. There have been many common traits as well. Both countries have a strong and vibrant secularism. They believe in multicultural democracies. ऑस्ट्रेलिया में भी, हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह के कल्चर हैं ही, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग तो हैं. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अलग अलग कल्चर के बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो फॉलोज मल्टी कल्चरल डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम. तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है. बात की जाए इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो 1991 के बाद से जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए 1991 में. उसके बाद से इंडिया इज़ लुकिंग फॉर न्यू प्लेसेस टू हैव ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है सिंस 1991. सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एलपीजी रिफॉर्म्स नाम से जिसको हम जानते हैं, दैट हैज़ लेड बेसिस फॉर क्लोजर इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज.
अब उसके बाद से ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है दोनों देशों के बीच में। उसके अलावा पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू सी मैनी इंडियन स्टूडेंट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, आगे हम डेटा भी देखेंगे। अभी अगर स्ट्रैटेजिक टाइज की बात की जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक। तो स्टार्टिंग तो हमने 1991 के बाद से किया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक टाइज पे फोकस किया, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक रिलेशन हैज़ डेवलप्ड अ ब्रॉडेड इनटू स्ट्रैटेजिक रिलेशंस एज वेल, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रैटेजिक टाइज डीपेन होने के पीछे फैक्टर है राइज इन इंटरनेशनल टेररिज्म। 1991 में हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन शुरू किया, बट बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी आपको पता है 9/11 अटैक हुआ यूएस के ऊपर 2001 में, और 9/11 अटैक ने पूरे दुनिया भर के अंदर जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है उसको बदल करके रख दिया। 9/11 अटैक के बाद से दुनिया के सारे जो पावरफुल या डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी टेररिज्म को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने लगे। अदरवाइज़ यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जापान जैसे देश टेररिज्म को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। टेररिज्म वाज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, जिनके प्रॉक्सिमिटी में पाकिस्तान या अफगानिस्तान से टेररिज्म इमानेट हो रहा था। लेकिन जब 9/11 अटैक हुआ उसके बाद से ये देश टेररिज्म को सीरियसली लेने लगे, एंड सिंस देन यू सी इंडिया यूएस के रिलेशंस भी अच्छे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तब से सब लोग टारगेट करने लगे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान हॉट बेड ऑफ टेररिज्म, तब से उनसे कंट्रीज जो हैं थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगे हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस, और इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हुए हैं। द सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया यूएस रिलेशन, द सेम इज़ ट्रू फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन। 9/11 के बाद से you have seen the rise in international terrorism has laid basis for strong relations or strong strategic ties between India and Australia. दूसरा फैक्टर क्यों 21st सेंचुरी में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस स्ट्रैटेजिक डायमेंशन में ब्रॉडन हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है चाइना फैक्टर। यू सी China has been becoming very aggressive in the Indo-Pacific region, especially in South China Sea. और Indo-Pacific region में अगर चाइना डोमिनेंट होगा, अग्रेशन दिखाएगा, तो उसका सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक या सिक्योरिटी थ्रेट पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो शेयर्स कोस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो चाइना का इंडो पैसिफिक रीजन में अग्रेशन दिखाना, खासकर साउथ चाइना सी में अग्रेशन दिखाना, वो एक मेजर रोल रहा है, वो एक मेजर फैक्टर रहा है 21st सेंचुरी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रैटेजिक या सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ने के। आप देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जब भी मिलते हैं, आज मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो एनुअल समिट हुई है वो मैंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है अभी तक, कल पढ़ेंगे, कल उसको कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो एनुअल समिट हुई होगी आज, उसमें ये स्टेटमेंट जरूर रिलीज़ किया होगा उन्होंने, रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक रीजन। रूल बेस्ड ऑर्डर मतलब इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट होना चाहिए। क्यों ऐसा रूल बेस्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि चाइना ही ऐसा देश है जो इस रूल को ब्रेक करता रहता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट रूल बेस्ड ऑर्डर, वी आर ऑब्लिकली टारगेटिंग चाइना, कि चाइना इज़ द कंट्री दैट ब्रेक्स द इंटरनेशनल नॉर्म्स और रूल्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो आप देखना आज जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट होगी उसमें ये स्टेटमेंट फिर से हम रिलीज़ करेंगे ही करेंगे। मुद्दा ये है इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना हैज़ बिन वेरी ब्लैटेंटली, वेरी सेमफुली हैज़ बिन और सेमलेसली हैज़ बिन ब्रेकिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स। आप देखिए साउथ चाइना सी में उसने 9 डैश लाइन, आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दिया है, और ये सब कारण है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बिल्ड होने के पीछे इन द 21st सेंचुरी। और ये काफ़ी नहीं था, चाइना ने 2020 में क्या किया है? अभी 9/11 अटैक हुआ, टेररिज्म के कारण दोनों देश नज़दीक आए, ठीक है, क्योंकि दोनों को समझ आया, इंडिया को तो पहले से पता ही था टेररिज्म इज़ अ बिगर थ्रेट, ऑस्ट्रेलिया को भी समझ आया टेररिज्म इज़ अ इमर्जिंग चैलेंज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना फैक्टर 21st सेंचुरी में, जिस कारण से दोनों देश नज़दीक आए। लेकिन 2020 में क्या हुआ? 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ गलवान वैली में। दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस सिंस 1962 व्हेन सोल्जर्स वेर मर्टर्ड एट इंडिया चाइना बॉर्डर। तो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से इंडिया चाइना के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी काफ़ी ख़राब हुए 2020 में। ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की कि कोविड के ओरिजिन का एक इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। चाइना ने इसको एक तरीके से अपने ऊपर एलिगेशन की तरह देखा कि ऑस्ट्रेलिया अलीज कर रहा है कि चाइना इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कोविड पैंडेमिक आउटब्रेक, और
ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने एक ओपन लेटर में धमकी दे डाली, जिसमें अलग अलग तरह के सैंक्शंस के थ्रेट दिए। उसने कहा कि हम ट्रेड आपके साथ बंद कर देंगे। उसने कहा चाइना ने कि हम अपने स्टूडेंट जो इतने सारे पढ़ने जाते हैं आपके यहाँ उनको रोक देंगे, जिससे आपका फॉरेक्स रिजर्व का अर्निंग कम हो जाएगा। तो जो ओपन थ्रेट दिया चाइना को ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने 2020 में, एक तरफ चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी, एक तरफ चाइना जो है गलवान वैली में हमसे लड़ रहा है। और ये कारण है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नज़दीक आ गए सिंस 2020। तो यू मे से चाइना फैक्टर इज़ वन बिग फैक्टर बिहाइंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया सिंस 2020। और यही कारण है कि तब से आप देखिए क्वाड ग्रुप, जो एक इनफॉर्मल लूज ग्रुप था इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको हम फॉर्मलाइज करने में लग गए। अब आज के देखिए आप क्वाड की फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। और क्वाड भले हम ओपनली ना कहें, बट यू ऑल नो, मैंने भी कई दफ़ा बताया है, क्वाड का एक मेन एम है चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना, स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन। 2020 में आप देखिए क्या हुआ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बीच में अग्रीमेंट साइन किया था 2009 में, जिसकी मदद से उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश किया था। तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैड इस्टेब्लिश्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2009 विच वाज अपग्रेडेड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2020। तो 2020 में सीधा सीधा गलवान का इफेक्ट और ऑस्ट्रेलिया को जो चाइना ने धमकी दी थी उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नज़दीक आ गए। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन कर लिया 2020 में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है आपस में इन द एंड ऑफ 2022। तो दिसंबर 2022 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मदद से अब होगा क्या कि इंडिया से लगभग 96% जो एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में जाता है उस पर ऑस्ट्रेलिया 0 इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, और रेसिप्रोकेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया से लगभग 85% जो इंपोर्ट इंडिया में आता है उस पर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी 0 लगाएगा। तो जीरो ड्यूटी ऑन 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया, 0 ड्यूटी ऑन 85% ऑफ ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया। तो उम्मीद है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये ECTA साइन होने के बाद जो मौजूदा ट्रेड $27.5 बिलियन के आसपास का है वो बढ़ करके लगभग $50 बिलियन का हो जाएगा आने वाले 5 साल में। पीपल टू पीपल टाइज आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया से कई सारे जो स्किल्ड लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाते हैं। You see, about 9.7 lakh people of Indian origin have been living in Australia and engaged into different kinds of skilled activities. तो people to people ties भी very strong है। एजुकेशन को लेकर के very important this year, अभी UPSC प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। एजुकेशन को लेकर के इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, MREQ। ये साइन किया गया था इसी साल मार्च 2023 में। तो इसी साल बिल्कुल अभी साइन किया गया है ये मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इससे होगा क्या कि अब इंडिया के अंदर की जो एजुकेशनल डिग्री हैं या क्वालिफिकेशंस हैं, दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड वाइस वर्सा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज होगी। एंड दिस विल फैसिलिटेट मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। और कुछ केस में उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में भी स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, बिकॉज नाउ डिग्रीज और क्वालिफिकेशंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द 2 कंट्रीज ऑफ ईच अदर। और ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी, डेकिन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, आर नाउ गोइंग टू ओपन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया ऑल्सो। तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं इंडिया से, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है एज फार एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर चाइना। चाइना से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, दूसरे नंबर पे इंडिया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन से रिलेटेड भी टाई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जिसको हम फर्दर मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात की जाए तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव ऑलरेडी स्टार्टेड 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग। 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग आई होप आपको पता है, जहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं साल में 1 बार।
दैट इज़ 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। हमने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अलावा रसिया के साथ, यूएस के साथ, जापान के साथ ये 2+2 मिनिस्ट्रियल प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया हुआ है। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हमने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसकी मदद से होगा क्या कि ऑस्ट्रेलियन के नेवल शिप्स इंडिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे फॉर बर्थिंग एंड रीफ्यूलिंग फैसिलिटी। लाइकवाइज इंडियन नेवल शिप्स विल बी एबल टू यूज ऑस्ट्रेलियन पोर्ट्स फॉर बर्थिंग एंड रिफ्यूलिंग फैसिलिटी। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के बीच में। दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कोऑपरेशन। अगर क्लीन एनर्जी की बात की जाए तो बोथ कंट्रीज हैव साइंड ए लेटर ऑफ इंटेंट ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन February 2022 which will provide cooperation towards bringing down the cost of renewable energy technologies in the two countries। तो ये सारे डायमेंशंस आप देखिए, अभी कल जो हम कवर करेंगे वो तो ठीक है, वो देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में जो फैसले होंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन इतने सारे डायमेंशंस मैंने बता दिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के। अब चाहे कोई सा भी सवाल आ जाए मेंस में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पे, आप उस पर एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। फिलहाल इस टॉपिक के बेसिस पे ये एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मून टू गेट इट्स ओन टाइम जोन। And this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from the subtopic awareness in the field of space and IT। करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो मून के लिए एक अलग से टाइम कीपिंग सिस्टम या टाइम लाइन सिस्टम डेवलप करेंगे। जैसे हमारे धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर दे रही है टाइम लाइन सिस्टम, ठीक है, तो ग्रीनविच मीन टाइम की मदद से हम लोग उसको स्टैंडर्ड लाइन बना दिया हमने, और वहाँ से फिर हमने टाइम लाइन डिवाइड किया हुआ है। इंडिया का अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो मुद्दा यह है कि अर्थ के ऊपर टाइम को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव अ सिस्टम। मून के ऊपर टाइम को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव नथिंग लाइक दैट, राइट। तो अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मून के ऊपर अलग अलग जगहों पे क्या वक्त हो रहा होगा, क्या टाइम हो रहा होगा, उसको डिटरमाइन करने का काम शुरू किया है। टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर मून। मून का अपना डे और नाइट साइकिल है। यू सी, मून का जो डे और नाइट साइकिल है वो लगभग 29.5 अर्थ डेज का होता है, ठीक है। जैसे हमारे धरती पे एक दिन का जो वक्त है वो मून पे एक दिन 29.5 डेज में कंप्लीट होगा, यानी कि आप समझो लगभग 720 घंटे के आसपास। तो इफ़ वी ह्यूमन्स हैव टू लिव ऑन मून वी नीड टू डेवलप आवर ओन टाइम कीपिंग सिस्टम। क्योंकि अगर मान लीजिए 24 घंटे की दिन या रात होती, ओवरऑल 24 घंटे का पूरा दिन होता मून के ऊपर, तो अर्थ वाला टाइम कीपिंग सिस्टम मून पे भी चल जाता। लेकिन अब अगर मून पे आपको पता है कि लगभग 29.5 अर्थ डेज का एक दिन होता है वहाँ पे, मून डेज 29.5 अर्थ डेज इक्वल टू 1 मून डे। सो नाउ यू विल हैव टू हैव अ सेपरेट टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर मून। अब सवाल ये कि आखिर मून पे टाइम कीपिंग सिस्टम हमें चाहिए क्यों? तो आपको मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर्स में। अभी नासा ने शुरू किया है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन गोल यही है कि आने वाले 50, 60, 70 सालों में हम लोग मून के ऊपर बस लैंड करना नहीं, वहाँ पे कॉलोनी सेटल करना भी शुरू करें, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मून। ये लॉन्ग टर्म गोल है, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट ऑन मून होने के लिए यू नीड टू हैव अ टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर मून ऑल्सो, दैट वी डोंट हैव राइट नाउ। अभी मून के लिए भी हम लोग टाइम कीपिंग सिस्टम वही अर्थ वाला ही इस्तेमाल करते हैं। अर्थ वाला जो टाइम कीपिंग सिस्टम है इट इज़ कोऑर्डिनेटेड विथ हेल्प ऑफ यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड UTC। हमारे अर्थ पे अलग अलग जगहों पे कितना वक्त हो रहा है और सारे एक साथ कोऑर्डिनेटेड रहें, किसी में भी कोई लैग ना हो, उसके लिए हम सिस्टम यूज करते हैं UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। अभी मून के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं अभी के लिए, बट ये मोटी मोटी स्टडीज़ के लिए ठीक है। डिटेल्ड स्पेसिफिक स्टडीज़ के लिए या मून पे अगर सेटल होना है तो यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर मून। ये जो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है ये एटॉमिक क्लॉक की मदद से पूरे दुनिया भर में टाइम को कोऑर्डिनेट किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक जिसकी मदद से यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे टाइम को लेकर के कोई लैग ना हो। तभी जा कर के दुनिया भर में इंटरनेट हो या सैटेलाइट लॉन्च हो या प्लेन्स हो, वो एकदम स्पेसिफिक टाइम से उड़ते हैं। जैसे इंडिया से कोई प्लेन चला फ्रांस के लिए,
अभी इंडिया और फ्रांस के टाइम में टाइम गैप तो है, स्टैंडर्ड टाइम एक अलग बात है, लेकिन टाइम को कीप करने का, अकाउंट करने का जो सिस्टम है उसमें भी अगर लैग हो गया तो फिर प्लेन कंफ्यूज हो सकता है, कम्युनिकेशन वीक हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो टाइम में कोई लैग ना हो, इसके लिए पूरे दुनिया भर में एटॉमिक क्लॉक्स लगाए गए हैं, और एटॉमिक क्लॉक की मदद से जो टाइम कोऑर्डिनेशन किया जाता है उसको कहा जाता है यूटीसी सिस्टम। अभी मून के ऊपर भी टाइम को स्टडी करने के लिए वी यूज अर्थ वाला यूटीसी सिस्टम, बट वी नीड टू हैव अ मोर प्रिसाइज सिस्टम इन ऑर्डर टू हैव a better understanding of moon or better research on moon, and that is why European Space Agency has started time keeping system of moon. The next article is about cryptocurrencies brought under Prevention of Money Laundering Act, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या होता है वर्चुअल करेंसी, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, एक तो करेंसी वो है फिजिकल करेंसी जो हमारे हाथ में होता है, नोट 500 और 2000 का नोट, बट एक होता है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी इज अ टाइप ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब इसको अनरेगुलेटेड कहना थोड़ा गलत होगा, आपको आगे समझ आ जाएगा, क्योंकि इसको भी लेकर के भारत सरकार ने बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए हैं। बट पूरे दुनिया भर में एक जनरल डेफिनेशन माना जाए तो वर्चुअल करेंसी इज अनरेगुलेटेड डिजिटल करेंसी, मतलब इस पर सरकारों के नियम बहुत कम लगते हैं। ये ऐसे करेंसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांजैक्टेड ओनली थ्रू अ डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर मोबाइल कंप्यूटर एप्लीकेशन। मुद्दा ये है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम, मोबाइल सॉफ्टवेयर, लार्ज सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसकी मदद से इस तरह के डिजिटल करेंसीज या डिजिटल कॉइन्स बनाए जाते हैं, और ये डिजिटल कॉइन्स को हम एक इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहा जा रहा है वर्चुअल करेंसी। एक बड़ा सा ऐप बनाया या सॉफ्टवेयर बनाया आपने, उस पर कुछ लोग मिल करके इसकी माइनिंग करते हैं। माइनिंग मतलब इस तरह के कॉइन्स बनाते हैं। वो कौन है वो किसी को नहीं पता। जैसे बिटकॉइन की बात की जाए तो एक वर्चुअल नाम से ऐसा एक इसका क्रिएटर है, और वो इस तरह के बिटकॉइन्स उसने बना दिए कुछ, ठीक है, सातोशो ऐसा नाम है उसका, कुछ जापानीज जैसा नाम है। उसने एक बड़ा सा सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम पे बहुत सारे कॉइन्स उसने माइन कर दिए, मिंट कर दिए, और ये कॉइन्स फिर लोगों ने खरीदे अपने अपने देश की करेंसी दे दे करके। और अब ये वर्चुअल करेंसीज का इस्तेमाल लोग आपस में कर रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख दे करके 5000 बिटकॉइन खरीद लिए, किसी ने 10 लाख दे करके 10,000 बिटकॉइन खरीद लिए। अब सब लोगों के पास थोड़े थोड़े बिटकॉइंस आ गए। अब बिटकॉइन से लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं, मुझे कुछ सामान आपको बेचना है तो आपने मुझे कुछ बिटकॉइन दे दिया। इस तरीके से करके ये जो वर्चुअल करेंसीज हैं ये एक ट्रांजैक्शन का जरिया बन गए अमंग्स द पीपल, एंड दैट टू इन एन अनरेगुलेटेड मैनर, क्योंकि ये बिटकॉइन या लाइटकॉइन जैसे जो वर्चुअल करेंसी है किसी सरकार ने तो बनाया नहीं है, तो बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के ये करेंसीज आपस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और ट्रेड का जरिया बन रहे हैं। और यही कारण है कि ये करेंसीज को लेकर के काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये करेंसी जो हैं वो ब्लैक मार्केटिंग, ये करेंसी जो हैं वो ड्रग स्मगलिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि अभी रुपए में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, डॉलर में ट्रांजैक्शन करेंगे तो बैंक के थ्रू होगा, आरबीआई की नज़र पड़ जाएगी उसमें। ड्रग खरीदने के लिए किया है, आर्म्स खरीदने के लिए किया है, क्यों किया है पता चल जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट आपने क्यों ट्रांजैक्ट किया। लेकिन ये जो बिटकॉइन है या लाइटकॉइन है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल करेंसीज। इनका ट्रांजैक्शन तो सरकारों के रेगुलेशंस के कंट्रोल के बाहर है, उनके सर्विलेंस के बाहर है, एंड दैट इज़ वाई दीज ट्रांजैक्शंस कुड बी अ बेसिस फॉर और दीज करेंसीज सो कॉल्ड वर्चुअल करेंसीज, इनका एग्जाम्पल है बिटकॉइन, लाइटकॉइन, दे माइट बी सर्विंग द पर्पस ऑफ ट्रेड इन ड्रग्स और आर्म्स, क्योंकि इसमें पेमेंट करने पे सरकारों को पता भी नहीं चलेगा। सवाल तो ये उठता है कि हाउ दीज वर्चुअल करेंसीज एक्वायर वैल्यू, आखिर इनके पास वैल्यू कि एक बिटकॉइन 1000 रुपये का होगा या 2000 रुपये का होगा, ये कैसे वैल्यू आई? क्योंकि 500 रुपये का नोट 500 का होगा, ये तो आरबीआई के गवर्नर साइन करके दे रहे हैं, प्रॉमिस करके दे रहे हैं, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन कर देता हूँ। बट हाउ दीज डिजिटल करेंसीज आर गेटिंग वैल्यू? तो सिंपली दीज डिजिटल करेंसीज आर गेटिंग वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मार्केट में हर एक सामान का दाम डिसाइड होता है डिमांड सप्लाई पे, वैसे ही दीज डिजिटल करेंसीज आर गेटिंग वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अभी एक वर्चुअल आदमी ने एक एनोनिमस आदमी ने कई सारे बिटकॉइंस माइन करके बना दिए, ही ब्रॉट इट ऑन सेल,
उसने स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू रखी कि मैं इसको 10 रुपये में बेचूंगा, 20 रुपये में बेचूंगा, लोगों ने ख़रीदा। अभी जब ओरिजिनल सेलर ने सेल करना बंद कर दिया, अब लोगों के पास रह गया। अब जिसके पास नहीं है वो भी लेना चाह रहा है। जैसे शेयर बाजार में होता है ना, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में तो शेयर के दाम बढ़ते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे बिटकॉइंस के या लाइट कॉइन्स के, इस तरह के जितने भी डॉज कॉइन्स या और भी वर्चुअल करेंसी, उसके दाम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मान लीजिए कि मेरे पास है 1000 बिटकॉइन, आपके पास है 500 बिटकॉइन, मुझे कुछ सामान आपसे ख़रीदना है 50 बिटकॉइन में, मैंने आपके अकाउंट में 50 बिटकॉइन डाला, तो इसका डाटा कहाँ रजिस्टर होगा? अभी रुपए में ट्रांजैक्शन होता है, डॉलर में ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक अकाउंट में साफ साफ दिख जाता है कि एक अकाउंट से डेबिट हुआ, दूसरे अकाउंट से क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो ये डाटा कहाँ रजिस्टर होगा? दैट इज़ द क्वेश्चन, हु विल वैलिडेट दीज ट्रांजैक्शंस। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो एक बड़ा सा सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिस पे वो ट्रांजैक्शन अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो भी 3 अलग अलग जगहों पे, कि ए ने बी के अकाउंट में 50 बिटकॉइन डाले, तो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुआ 3 जगहों पे ए ने बी के अकाउंट में 50 बिटकॉइन डाले, ये आप समझिए रिकॉर्ड हो गया। और ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे सिस्टम पे रिकॉर्ड हो रहा है जिसको कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता। यही है मजा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मैंने आपको कुछ दिया, आपने किसी और को कुछ दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से हम सारा ट्रांजैक्शन का हिसाब रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़, हजारों लोग आपस में जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में खाली एक बार इनपुट देते जाइए, हर बार जब भी ट्रांजैक्शन होगा एक नया ब्लॉक बनेगा, फिर ट्रांजैक्शन होगा नया ब्लॉक बनेगा, और इस तरह से कर करके ब्लॉक चेन बनता जाएगा। ऑल द ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्मेट ऑफ ब्लॉक चेन, और इसीलिए उसको कहा जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इस पर यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अकेले वर्चुअल करेंसी में ट्रांजैक्शन के लिए नहीं किया जाता है, इसके और भी कई सारे इस्तेमाल हैं, बट वर्चुअल करेंसीज के ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा, हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का। एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन ब्लॉक चेन सिस्टम विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनीबडी, एंड दैट इज हाउ all the transactions are recorded at one place, and with more and more transactions the blockchain is building more and more complex. अब जरा देखते हैं स्टेटस ऑफ दीज डिजिटल करेंसीज इन इंडिया। अब ये बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डॉज कॉइन जैसे कई सारे डिजिटल करेंसीज आ गए मार्केट में। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डिमांड में तो बिटकॉइन था, इसीलिए आपने उसका नाम सुना होगा। अब सवाल ये है कि इनको लेकर के हमारे देश में क्या नियम कानून है? क्या हमारे देश में बिटकॉइन में ट्रेड करना लीगल है, इलीगल है, क्या है, वो ज़रा समझते हैं। तो देखिए, 2018 तक इन सारे क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज को लेकर के तो कोई नियम ही नहीं था। दैट इज़ हाउ यू कैन से दैट दे वेर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। बट आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर रिलीज करके इनको बैन कर दिया। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल करेंसीज में ट्रांजैक्शन करना इलीगल होगा इंडिया में। क्यों आरबीआई ने ऐसा किया? क्योंकि आरबीआई का मानना था कि सच डिजिटल करेंसीज माइट बी सर्विंग पर्पस ऑफ ट्रेड इन आर्म्स और ड्रग्स और ऑल अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़। उसके अलावा ये जितने भी डिजिटल करेंसीज हैं, इसका कोई सेंट्रल रेगुलेटर, कोई सरकार या कोई अथॉरिटी तो रेगुलेट कर नहीं रही है, तो इसमें फ्रॉड हो सकता है, इसमें वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस, इसके पीछे कोई बैकिंग तो है नहीं, कोई अथॉरिटी, कोई सरकार तो है नहीं। तो लोग आज बिटकॉइन खरीद रहे हैं 1000, 2,000, 10,000 रुपये का, कल होकर के क्रैश कर गया तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इसके कोई बेसिस या बैकिंग तो है नहीं। मान लीजिए आप रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं, तो रिलायंस का शेयर खरीद रहे हैं तो रिलायंस का पूरा प्रॉपर्टी तो कम से कम है ना बैकिंग में, कुछ तो है बैकिंग में, फिजिकल एसेट। यहाँ डिजिटल करेंसी में क्या है बैकिंग में? आप डिजिटल करेंसी खरीद रहे हैं 5,000 रुपये का एक बिटकॉइन, व्हाट इज देयर इन द बैकिंग? सो मीन्स इट इज़ प्योर स्पेकुलेशन, एंड दैट इज़ हाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज वोलेटिलिटी। और इसमें आम आदमी जो है वो स्पेकुलेशन में और लालच में आकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे, बाद में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई आरबीआई बैंड डिजिटल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शन इन 2018। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डिजिटल करेंसीज आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स, आप इसको पूरी तरह से बैन मत कीजिए,
आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि आप इसको लेकर के सही या अच्छे नियम बनाइए। आरबीआई और भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि आप इसको बैन करने के बजाय इसके रिलेटेड अच्छे नियम बनाइए, नए नियम बनाइए, जिससे इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके, जिससे इसके कारण होने वाला जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ है उसको रोका जा सके। और फिर भारत सरकार ने क्या किया, इससे रिलेटेड नए नए नियम बनाने शुरू किए। ठीक है, तो आज के डेट में अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्रिप्टो करेंसीज का क्या स्टेटस है, तो आपको कहना है कि ये लीगल है, इसमें ट्रांजैक्शन करना कोई इलीगल नहीं है, लेकिन सरकार के अलग अलग नियम हैं अब क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। पहला नियम सरकार ने बजट 2022-23 यानी कि पिछले साल के बजट में अनाउंस किया था कि क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने से होने वाला जो प्रॉफिट है उस पर 30% टैक्स लगेगा। सो विद दिस अनाउंसमेंट इटसेल्फ, जो पिछले साल बजट में अनाउंस किया सरकार ने, 30% हम टैक्स लेंगे आपके क्रिप्टो करेंसीज से जनरेट हुए इनकम पे, दैट इटसेल्फ मेड क्रिप्टो करेंसीज लीगल इन इंडिया। सो दे आर नो लॉन्गर इलीगल, दे आर नाउ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसी से मिलता जुलता करंट न्यूज़ भी है। अभी भारत सरकार ने एक नया रेगुलेशन लाया क्रिप्टो करेंसीज पे को लेकर के कि क्रिप्टो करेंसीज पे भी अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है, जो भी हमारे यहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि वो नज़र रखें कि कहीं क्रिप्टो करेंसीज की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा, कहीं ब्लैक मनी को तो इसमें लीगल करने की कोशिश नहीं की जा रही। तो मुद्दा यह है कि अ न्यू लॉ हैज़ बिन ब्रॉट or a new announcement has been made where the cryptocurrencies will also be investigated by the enforcement agencies या investigative agencies to prevent money laundering। तो जैसे ही एक नया कानून लेकर के क्रिप्टो करेंसीज का उसमें जिक्र किया भारत सरकार ने कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी देखा जाए कहीं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, तो क्रिप्टो करेंसी इन दैट वे बिकम्स ए लीगलाइज्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। एनीवे, भारत सरकार ने अपना खुद का डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है दिसंबर 2022 में, रुपया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन से कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, RBI and government first banned digital currencies in 2018. Later on Supreme Court's directive, they are reversing the ban. They are bringing more and more regulation on private digital currencies. At the same time, the government and RBI has launched its own digital currency. ये सवाल UPSC prelims में आया था. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about essays on Lachit Borphukan has set Guinness World Record. देखिए, a compilation of 42,94,350 essay written on Lachit Borphukan ji has created a Guinness World Book of Record. किस तरह का रिकॉर्ड बना है? तो रिकॉर्ड हैविंग लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स। एक नया गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया है। 42 लाख एसेज लिखे गए एक साथ, और उसके साथ ही लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स बन गया है लचित बोरफुकान जी पे। 42 लाख में से लगभग 36 लाख तो एसएमईज में ऐसे थे, लगभग 4 लाख इंग्लिश में है। उसके अलावा टोटल 23 अलग अलग लैंग्वेज में लचित बोरफुकान जी के ऊपर ऐसे लिखा गया है। ये ऐसे लिखने का जो कंपटीशन है वो असम सरकार ने शुरू कराया था इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरफुकान जी। तो इसमें 42 लाख ऐसे लिखे गए एंड दैट इज़ हाउ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। यू सी आर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब इज रिसीविंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्वप्नील दंगारीकर who is adjudicator of Guinness World Records at a function held at जनता भवन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस? करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दे आर नॉट हर्बीवोरस, दे आर ओमनीवोरस। दूसरा स्टेटमेंट गलत करते ही आपको सही जवाब मिल जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।